गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। टॉपिक का नाम है जनरेशन जेड और किस तरीके से जनरेशन जेड के द्वारा नेपाल में प्रोटेस्ट किया गया, उसका लॉन्ग स्टैंडिंग रीजन क्या थे, उसके इमीडिएट रीजन्स क्या थे और उसका इंडिया पे और बिहार पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को लेसन लेना चाहिए वहाँ जो एक तरीके से क्रांति हुआ उससे, वो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों का आज जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन है उसके बीच का एजेंडा है कि जनरेशन जेड है क्या, किस तरीके से नेपाल विरोध का उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है, परिणाम क्या है, उसका इम्पैक्ट जो प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही भारत और बिहार पर प्रभाव के बारे में जानेंगे। आगे का जो हम लोगों का रास्ता होना चाहिए वे फॉरवर्ड के बारे में हम लोग जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि जनरेशन जेड है क्या। देखिए, जनरेशन जेड इसको पूर्व के जनरेशन से अलग नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि इसके कुछ यूनिक फीचर्स होंगे, यूनिक डिफिनेशन होगा, वो हमको सबसे पहले समझना है। देखिए, जनरेशन जेड जो है उन पीढ़ी को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ। अगर आप गौर से देखिएगा तो यह वह समय था जब सोशल मीडिया का जनरेशन था, स्मार्टफोन जो है तेज़ी से स्प्रेड हो रहे थे। अगर आप टोटल पॉपुलेशन की बात कीजिएगा तो ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे इसका टोटल संख्या लगभग 2 अरब के आसपास आपको मिलेगा, जो पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसका 25% के आसपास का ये पॉपुलेशन है। अब है कि हम लोगों को यह भी जानना है कि ये इनमें जो पूर्व के जनरेशन से क्या डिफरेंसेस थे। तो इसमें जो मेजर जो आपका की पॉइंट है वो है ये डिजिटल एज में इनका जन्म हुआ है। जब इनका जन्म हुआ है उस समय स्मार्टफोन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक हो, ये इजीली लोग यूज कर रहे थे और यह एक माध्यम बन चुका था लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का या आप अपनी बातों को एक दूसरे तक रखने का एक माध्यम बन चुका था। तो पूर्व के समय में लोग एक दूसरे से पर्सनली मिलते थे, तो वो धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा था और जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्शन एक तरीके से हो रहा था। शुरुआत में अगर पूर्व के समय में देखिएगा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना है या अपनी बातों को रखना है तो कुछ ना कुछ जो है मीटिंग होगा, कहीं पर प्रोसेसन होगा, कोई सभा होगा। तो ये चीज़ें अब नहीं हो कि अपनी लोग राय जो है सोशल मीडिया पर प्रकट कर रहे थे, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे थे, लोग एक दूसरे के भावनाओं से जुड़ रहे थे। एक तरीके का अगर विचारधारा है तो आपस में कोई ग्रुप बन रहा था। वेरियस देखिए सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बने हुए अपने अपने विचारधारा के आधार पे। यानी ये इस पीढ़ी का एक फीचर्स है कि एक दूसरे से उस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं। इनका जो जीवन है, इन पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उनका भारी प्रभाव है। उसमें से फर्स्ट है 2008 में जो वैश्विक जो वित्तीय संकट आया, जो ग्लोबल रिसेशन आया, उसके कारण इनका क्या है कि जो इकोनॉमिक जो इनसिक्योरिटी है, आर्थिक जो असुरक्षा है, इनको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इन्होंने उन चीज़ों को जीवन में देखा है। आपको पता है कि जब ग्लोबल रिसेशन होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ले ऑफ होगा, यानी लोगों कर्मचारी को जो कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इस तरीके की होता है तो उनका पूरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ये सारा ये लोग फील किए हुए, इसके कारण इनको जो है इकोनॉमिक जो इनसिक्योरिटी है इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और ये जो जनरेशन है ये फाइनेंशियली बहुत ही अलर्ट ग्रुप है और डिसीजन लेने में इमोशनल होकर नहीं, बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से डिसीजन लेते हैं क्योंकि इनको पता है कि एक्सपेंसेस करने पर कभी अगर वित्तीय संकट आया तो किस तरीके से अपने आप को बचाव करना है या उस जो है। तो ये बड़ा अलर्ट ग्रुप है। साथ ही ये जो जनरेशन है क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ही अलर्ट है। आपको जो ग्रेटा थनबर्ग, जिनका कि आप फेमस क्लाइमेट चेंज पे जो स्पीच है उससे भी बहुत प्रभावित है। और अभी आप देख सकते हैं पूर्व के समय में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के कारण जो है पूरा जल, हम लोगों का जो भी आप देख सकते हैं बारिश का पैटर्न चेंज हुआ है, एवरेज टेम्परेचर जो है चेंज हुआ है। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग समझते हैं और उनके प्रति बहुत ही अलर्ट ग्रुप ये है। साथ ही जो है कोविड-19 भी इन्होंने देखा है। तो ये देखा है कि किस तरीके से अगर एक जो है एपिडेमिक के कारण जो है महामारी की जो है किस तरीके से जो सामान्य जीवन था, जो सामान्य दिन में लोग स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो सारा का सारा सामाजिक जो जीवन है वो डिसरप्ट हो सकता है। इसके कारण भी इनके जीवन पर बहुत अच्छे तरीके, इनका भी बहुत प्रभाव है इनके विचारधारा पे।
और सोशल मीडिया के क्रांति के कारण एक दूसरे से इंटरेक्शन भी इनका रहता है। तो इसके कारण इनके व्यक्तित्व में जो चीज़ें निकल के आई है वो है कि ये बहुत ही व्यवहारिक है, यथार्थवादी है, यानी कि प्रैग्मेटिक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका सोशल जो आप कह सकते हैं अवेयरनेस, सामाजिक जो चेतना है वो सामाजिक चेतना, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पर हो, जेंडर इक्वालिटी पर हो, लैंगिक समता का बात हो, या नस्लीय आप कह सकते हैं कि जस्टिस की बात हो, तो ये सारे मुद्दे पर बहुत ही अवेयर है, क्योंकि जो नॉलेज का ट्रांसमिशन है बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से हुआ है। जो भी विश्व में घटनाएं घटती है सबको देखें, सबके प्रति जो है अंडरस्टैंडिंग है, तो वेरियस विचारधारा को देखें तो उसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पे है। साथ ही पूर्व के समय में जो मेंटल हेल्थ होता था, अगर मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो लोग एक स्टिग्मा समझते थे और एक दूसरे से वो बताने में जो है कतराते थे। तो इस तरीके का इस जनरेशन में नहीं है। अगर उनको मेंटल हेल्थ में किसी तरीके का इशू लगता है तो वो ओपनली बोलते हैं, राय लेते हैं, सजेशन लेते हैं। तो इस तरीके का इनका है। साथ ही ये जो जनरेशन है मोर इंक्लूसिव है, आपका जो है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि शुरू से ही एक्सपोजर उस तरीके से रहा कि वो एक जगह सीमित नहीं है। ऑल वो फिजिकली मूवमेंट नहीं किए होंगे, लेकिन उनको यह पता हुआ कि आज अमेरिका में क्या हो रहा है, आज जो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे दिखते, वो लोग कैसे खाते हैं, लोग, तो उनका जो पूरा का पूरा सेंस है। तो आप कह सकते हैं कि वो डाइवर्सिटी को बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं और उनमें उनका जो है उनका पर्सनालिटी में वो शामिल है। अब हम लोग थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानते हैं कि वहाँ जो नेपो किड्स का जो अभियान हुआ, नेपो बेबी कह सकते हैं, नेपो किड्स कह सकते हैं, वो किस तरीके से हुआ। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि एक लंबे समय से नेपाल में जो है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद दिख रहा था, लेकिन वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि वो डिसकंटेंटमेंट हो रहा था, लेकिन कोई इमीडिएट काउज उस तरीके से नहीं हो रहा था। इसलिए जो है बहुत सारा जो आप कह सकते हैं असंतोष जो है वो पहले से था। उसी समय क्या हुआ ना कि सोशल मीडिया पर जो है दो तरीके का फोटोग्राफ देखने को मिला। जो आप देखिएगा कि जो पॉलिटिशियंस है बड़े या जो हायर पोस्ट पर सरकारी में है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे और जो लीडर्स हैं या शासक ग्रुप के जो कुलीन वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपना एक तरीके से वो भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। उनका भी पोस्ट रहता है जिसमें वो दिखाएंगे कि किस तरीके से वो एयरपोर्ट में इन कर रहे हैं, उनका ड्रेस कितना अच्छा है, उनके बैग्स कितने अच्छे हैं। तो यानी उनका एक तरीके से पूरा लग्जरी का लाइफ दिखेगा, वो कितने बड़े पद पर है। दूसरा तरीके से वो मास पॉपुलेशन है, मास यंग पॉपुलेशन है, जो बेरोजगारी को देख रहा है, जो भ्रष्टाचार को देख रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर है, दो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग किस तरीके से रील में दिखाया जाता है। एक तरीके इनका फोटोग्राफ दिखाया गया, दूसरे तरफ इसका, कि एक ही कंट्री के दो लोग किस तरीके से रह रहे हैं। एक जो व्यक्ति आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग में जन्म लिया, वो बिना किसी मेहनत के जो है अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे पद पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों को आप कह सकते हैं जो जनरेशन जेड के जो लोग हैं उनको प्रभावित करने लगा, उस पर डिस्कशन होने लगा और एक तरीके से सरकार को भी यह फील होने लगा कि जो है डिस्कंटेंटमेंट है उस तरीके से। तो ये उसके कारण सरकार को लगे, सरकार ने क्या निर्णय लिया कि ऑल्दो उनका उन फेस उस तरीके से कहा गया कि 26 जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है जो वर्तमान वहाँ की सरकार थी, केपी ओली का जो सरकार था, उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ये जो पहले से क्योंकि ये जो जनरेशन है सोशल मीडिया से इंटरेक्ट हो रहा था और इस तरीके से जो है पहले से लग रहा था कि वे किसी क्रांति या आंदोलन का रूप ले सकता है, विद्रोह का रूप ले सकता है। तो जब ये 26 पर बंद हो गया तो उसके कारण से ये जो जनरेशन है और आप कह सकते हैं कि और उत्तेजित हुआ और एक तरीके से हजारों की संख्या में लोग जो है रोड पर निकल गए। वहाँ के जो जितने भी बड़े शहर हैं, काठमांडू से लेके आसपास के जितने भी शहर हैं, वो सब लोग सड़क पर निकल गए। ये आपका दिसंबर की घटना है। 7 सितंबर को जो है प्रतिबंध लगाया गया था। 8 से 9 दिसंबर को हजारों की संख्या में जो है लोग सड़क पर आ गए और 9 आप समझ के देखिए कि 9 सितंबर को ही जो है उनको जो है जो वहाँ के तत्कालीन जो केपी ओली थे, उनको जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जो है रिजाइन करना पड़ा। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही अभूतपूर्व टाइप का था कि इतने कम समय में जो है सरकार को जो है वहाँ पर जो है गिर गई। और वहाँ पर एक जो है एक सुशीला कार्की हैं, उनका जो है पूर्व
न्यायाधीश रही थी, उनका जो है नियुक्ति हुआ फर्स्ट जो है वहाँ पर अंतरिम जो गवर्नमेंट अभी वहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 12 सितंबर का बात था, 2 महीना भी अभी नहीं हुआ था कि 19-20 नवंबर को पुनः जो है आपका वहाँ का एक 12 जिला है, वहाँ पर फिर से जो है वायलेंट घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं हुआ और स्थिति फिर से गंभीर हुआ, ठीक है। यानी जो बाद में भी जो बने वो स्थिति को अभी तक पूर्णतः जो है कंट्रोल में वहाँ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, वो डिटेल्स आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ये घटना हुआ तो लगभग आप स्वाभाविक रूप से जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ या जहाँ पर इम्पैक्ट था वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगाया गया, तो लगभग 12 जिलों में कर्फ्यू लगा, 76 से अधिक मौतें हुआ, 1300 से अधिक लोग घायल हुए। और जब इस तरीके की घटनाएं होती तो इंटरनेशनल जो फ्लाइट होते हैं वो बंद किए गए, ठीक है। इस जो आंदोलन हुआ इसका अगर आप स्पेशली फीचर्स के रूप में अगर आप देखिएगा तो देखिए ये लीडरलेस ग्रुप था, इसका कोई एक व्यक्ति लीडर नहीं था, पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो लीडर था, लीडरलेस ग्रुप था। इसका आप उसमें अचीवमेंट में देखिएगा तो फर्स्ट टाइम जो है महिला जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी, जो सुशीला कार्तिक जो है वो पूर्व में जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जो है न्यायाधीश थे, वो जो वहाँ पर फर्स्ट जो है पूरे नेपाल के हिस्ट्री में फर्स्ट जो है आपका प्रधानमंत्री बनी। ये इनका उस तरीके का इमेज है नेपाल में कि भ्रष्टाचार के प्रति जो है बहुत ही सख्त है, उस तरीके का इनका अप्रोच है और उनका जो जेंडर न्यूट्रलिटी वगैरह पर भी बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। तो ये उनका उसमें रहा कि एक तो सोशल मीडिया के ग्रुप से जो है एक तरीके से ये विद्रोह हुआ, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से सारा आप कह सकते मोबिलाइजेशन हुआ, प्लस जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी लीडरलेस तरीके से जो है आपका आंदोलन इसमें हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का जो आपका तत्कालिक जो ट्रिगर पॉइंट है, तो उसमें जैसे हम आपसे डिस्कस किए कि किस प्रकार से 26 जो वहाँ का सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था उसको जो है आप कह सकते हैं कि बैन लगा। सरकार का पक्ष यह था कि यह हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इसमें फॉरेन जो शक्तियाँ हैं ये आप कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है और सरकार को जो है डिस्टेबलाइज करने का जो है कोशिश किया जा रहा है या सरकार के प्रति मिस इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से किस है वो सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि बहुत सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए जो है उनको जो है हम लोग जो है प्रतिबंध करें। लेकिन इसको जो जनरेशन जेड के जो लोग थे उनके द्वारा इस तरीके से जो है माना गया कि जो सरकार के जो विरोध में जो आपका विचार प्रकट किया जा रहा है उसको दबाया जा रहा है, यानी जो सरकार है युवा जनरेशन जो है उसको दबाने के लिए इस चीज़ का ये कर रहा है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और आपका कुछ ही समय में वो घंटों में ही जो है वो लोग रोड पर आ गए और उसके बाद जो है वहाँ पर शुरुआत में एक्चुअली में शांतिपूर्ण ही रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा जो है जब वहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, यानी उस पर जो है आप कह सकते हैं रबर बेल्ट का यूज किया गया, साथ ही जो है वहाँ अन्य जो इक्विपमेंट होते हैं, तो उसके बाद जो है वो वायलेंट रूप ले लिया। और आपको पता है कि 48 घंटे के अंदर जो है केपी ओली का जो गवर्नमेंट है वो उस समय गिर गया और लगभग 26 मौत हुआ था। उसके बाद जो पूरा का पूरा जो है आपका सरकार चेंज हो गई और सुशीला कार्की वहाँ अभी जो है अंतरिम रूप से इंटरिम रूप से जो है वहाँ महिला प्रधानमंत्री हैं। उसका अगर आप देखिएगा कि किस तरीके से एक उनका यह भी स्टेटमेंट था कि ये लगभग जो 40% जो वहाँ का आप 15 से 29 साल जिसको आप यंग जनरेशन कहते हैं वो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो उसके कारण क्या हुआ कि अगर आप 26 को बैन किए तो उसके कारण प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है। उसके साथ जो है क्योंकि वो एक पीक समय चल रहा था जब वो रील्स वगैरह कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप यानी कि कुलीन वर्ग के लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं और किस तरीके से जो सामान्य लोग जी रहे हैं उसका वो बहुत दिखाया जा रहा। तो उसके कारण आप कह सकते हैं कि लोग पहले से उत्तेजित थे, मोबिलाइज थे, तो उसके कारण भी ये प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी से जो है आपका वहाँ पर स्टार्ट हुआ। साथ ही उसको इस तरीके से भी दिया गया कि जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, जो डिजिटल राइट्स है, उसको जो है जो हम लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जो हम लोग व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसको भी सरकार के द्वारा दमन किया जाए। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके द्वारा जो है आपको वो किया गया। अगर हम लोग उसको प्रभाव के बारे में बात करेंगे
तो अगर हम लोग प्रभाव के बारे में बात करेंगे उसमें, तो हम लोग यह भी देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से जो राजनीतिक जो परिणाम हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो है हम लोग आर्थिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से देखिएगा तो वहाँ पर इंडिया के केस में भी अगर आप देखते हैं तो जैसे ही इतना अगर प्रोटेस्ट होगा तो आपका इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो जाएगा, जो ट्रेड जो बॉर्डर्स है तो वहाँ पर जो है आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण व्यापार जो है आपका जो है प्रभावित हुआ। उसके बाद साथ ही नेपाल का अगर आप इकोनॉमी के बारे में देखिएगा तो वहाँ मेनली जो है टूरिज्म पर ही उनका मेन सोर्स रहा था। अगर इस तरीके का विधि व्यवस्था का इशू रहेगा, वायलेंस का इशू रहेगा तो वो भी प्रभावित हुआ। उसके बाद जो रिमिटेंसेस का होता है वो भी प्रभावित हुआ। तो ये सारा उनके आर्थिक जो आप कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यह देखें पॉलिटिकल में कि जो वहाँ के तत्कालीन जो केपी ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद डिजिटल जो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डिजिटल कम्युनिकेशन का युग जो है, क्योंकि बहुत कम समय में जो है लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों ने जो है कोऑर्डिनेशन किया, समन्वय किया और एक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और वो जो है रोड पर आए। इससे यह पता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा यह क्रांति बहुत ही कम समय में जो है लाया गया, ठीक है। उसके बाद सितंबर में भी वहाँ वायलेंस हुआ और 2 महीने बाद फिर जो है नवंबर में भी वायलेंस हुआ। और उनका है क्या कि जो अभी के जो जनरेशन है वो क्या मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, वो मांग कर रहे हैं जो है भ्रष्टाचार संबंधी जो आपका है इशू है उसको डील करने के लिए, यानी भ्रष्टाचार विरोधी जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में डिमांड कर रहे हैं। साथ ही वो हर जगह पर युवा का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है डिमांड कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ उनका डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय और प्लस जो है आपका युवा का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अगर हम लोग देखें किस तरीके से जो है ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक लॉस के बारे में, मानवीय और आर्थिक नुकसान के बारे में देखें तो वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 76 लोगों का मौत हुआ, ठीक है, 1300 से अधिक घायल हुए, ठीक है। इसमें एक और मेजर घटना होता है कि 12,000 लगभग 500 कैदी ऐसे थे जो विभिन्न जेल में जो बंद थे वो जो है वहाँ से भाग गए। और इंडिया के लिए कंसर्न क्या है ना कि वहाँ से हम लोगों का पोरस बॉर्डर है, यानी कि खुला बॉर्डर है वहाँ पर, तो इसमें यह संभावना है कि कुछ जो है वहाँ से भाग के अगर इंडिया में आते हैं तो ये भारत के सुरक्षा के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट इशू रहेगा। रिफ्यूजी क्राइसिस का एक इशू रहेगा, क्योंकि स्पेशली बिहार, क्योंकि बिहार का बॉर्डर जो है नेपाल से लगता है, तो बिहार पहले से ही एक जो है आप कह सकते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन का स्टेट है, प्लस जो है रिसोर्सेज का स्कार्सिटी। ऐसे में अगर रिफ्यूजी और आते हैं तो और बर्डन जो है स्टेट के ऊपर जो है बढ़ेगा। साथ ही अगर आप ट्रेड में देखिएगा, ट्रेड में टोटल जो है लगभग यह अनुमानित किया गया है कि लगभग 6700 अप्रोक्स कह सकते हैं, लगभग 7,000 से अधिक 7,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ। वो हम लोग डिस्कशन कर लिए कि किस तरीके से उनका इकोनॉमी जो है टूरिज्म पर डिपेंडेंट था और ये सारा जो है एक्टिविटी, क्योंकि इस विधि व्यवस्था के कारण, हिंसा के कारण सब कुछ बंद हुआ और बॉर्डर पर भी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था वो सारा जो है बंद हुआ, उसके कारण भी जो है ट्रेड का नुकसान हुआ, ठीक है। हम लोग अगर आप थोड़ा सा व्यापक, ये तो इमीडिएट जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, थोड़ा व्यापक अगर उसके बारे में चर्चा करें, ये जो आपका विद्रोह हुआ उससे क्या हुआ, उससे हुआ या कि अभी जो इंटरिम वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आप कह सकते हैं एंटी करप्शन जो है कमीशंस का जो है गठन किया गया है। साथ ही लोगों में यह अवेयरनेस आया है कि जो भी वहाँ पर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या लीडरशिप हो, उससे अधिक ट्रांसपेरेंसी और जो है अकाउंटेबिलिटी की डिमांड वो लोग कर रहे हैं। साथ ही सिविल सोसाइटी जो है बहुत ही आप कह सकते हैं एक्टिव हुआ है, बहुत ही एम्पावर हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं लार्जर स्केल, यानी भविष्य में उस तरीके का कहीं भी अगर गलत सरकार करता है तो वो पुनः जो ग्रुप है, सिविल सोसाइटी का जो ग्रुप है, एंटी करप्शन का जो कमीशन है, वो अपना कार्य अगर अच्छे से करेगा तो सब जो कह सकते हैं कि सुधार उसमें दिखेगा। साथ ही एक उसका निगेटिव में ये आया है कि जातीय तनाव वहाँ पर बढ़ा। देखिए वहाँ पर क्या है ना कि इथनिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मधेसी है, थारू है। अब मधेसी वहाँ के जो है ना, आप इसको इस तरीके से देखिए, वहाँ जो संविधान बना है 2015 में, तो ये
सपोज कीजिए कि ये कंट्री है, तो यहाँ पर ये जो लोअर जो प्लेन एरिया है यहाँ पर मधेसी रहते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पर प्रोविंसेस बने हैं, एक तरीके से इन लोगों का डिमांड था कि इस तरीके से बने, मतलब इस तरीके से। उससे क्या होगा कि इनका भी पॉपुलेशन इस जगह में हो रहता। अब वहाँ जो प्रोविंस या जो स्टेट का जो बना है वो इस तरीके से, यानी इसमें आप सोच के देखिए कि ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन में हो जाते हैं। तो ये सारा इशू मधेसी का वहाँ पर रहता है। तो ये सारा ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये सब मुद्दे भी निकल के आए और यह डिमांड होने लगा कि आप समावेशी इंक्लूसिव जो शासन है वो करें। क्यों? क्योंकि आप देखें कि मधेसी का जो है हर जगह जो भी स्टेट वहाँ पर होगा उसमें वो माइनॉरिटी में है, तो वो इस तरीके से डिलिमिटेशन किया जाए ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन है, अन्यथा उनका तो रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं होगा। लोकतंत्र में आपको पता है कि जो है जिसका जितना वोट रहेगा, तो वो अगर हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे तो समावेशी नहीं होगा। तो ये एक डिमांड वहाँ पर जो है फिर से जो है। उसी तरीके से जो फेडरल जो सिस्टम है कि राज्यों को भी जो है अधिक से अधिक पावर जो है डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि केंद्र के पास बहुत अधिक पावर न रहे, तो उसके भी सुधार का वहाँ जो है डिमांड जो है चला। साथ ही जो अल्पसंख्यक हैं, जिस तरीके से आपको बोले मधेसी वगैरह हैं, तो या अन्य जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनका भी प्रोटेक्शन का बात जो है आपका करा। साथ ही यह भी आप देखिए कि एशियाई जनरेशन जेड का भी एक लहर के रूप में, इसको एक हिस्सा के रूप में देखा जाता है। जो यूथ यहाँ पर सक्रिय है उसी तरीके का यूथ आपको इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा कि अगर नेपाल में ये चीज़ हुआ तो मान लिया जाए कि जो इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है या इवन इंडिया मान लीजिए, तो हो सकता है कि उस तरीके का चीज़, क्योंकि एक जगह हो जाता है तो उसको फॉलोअप में भी तो आने जगह चीज़ें हो सकती है। तो इससे ये क्या हुआ ना, डिजिटल जो आप कह सकते हैं एक्टिविज्म जो है आपका बहुत तेज़ी से बढ़ा है। साथ ही जो है जो राजनीतिक भागीदारी है, जो पॉलिटिकल जो पूरा है, उसमें यूथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ठीक है। और जो एक पीढ़ी का पीढ़ी जो भाई भतीजेवाद का जो चल रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठने लगा, तो हो सकता है कि उसमें जो है चेंजेज आए, ठीक है। हम लोग के लिए, भारत के लिए जो सबसे बड़ा जो अगर हम लोग देखें तो पहले जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से देखते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से सबसे बड़ा हम लोग यह चर्चा करेंगे, आप जैसे पूर्व में चर्चा किए कि वहाँ अगर लगभग 1850 किलोमीटर हम लोगों का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ क्या होगा कि जो वहाँ से रिफ्यूजी है, शरणार्थी हैं, वो फ्लो करेंगे कहाँ, बिहार में या इंडिया के अन्य हिस्से में। उसके कारण हम लोगों पर जो है आपका से इकोनॉमिक बर्डन भी है, प्लस जो है सुरक्षा का भी इशू है, ठीक है। जब कभी भी वायलेंस किसी भी स्टेट में होता है, कहीं भी किसी होता है, आपको पता है नेपाल पहले से जो है माओवादी के इफेक्ट में रहा, बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद माओवादी का वहाँ प्रभाव कम हुआ। इस तरीके का अगर इशू उठेगा जहाँ पर कि फिर से असमानता की बात दिखेगी, तो वो जो माओवादी ग्रुप है वो पुनः जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है। साथ ही जो कैदी वहाँ से भागे थे 12,500 जो है, वो अगर ये आए हैं तो वो उसके लिए क्राइम कंट्रोल का भी एक इशू भारत के पास रहेगा। ऐसे समय में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो BSF है, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर को गार्ड कर रहा है, उसमें अधिक प्रतिनियुक्ति की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये भारत के लिए जो है चुनौती है। साथ ही हम लोगों का अगर आप उसमें देखें, जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कीजिए तो उसमें पाकिस्तान और चाइना जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए, जब आप इंडियन प्रोस्पेक्ट से स्पेशली देख रहे हैं। तो जब इस तरीके का इशू वहाँ पर आएगा अगर, तो वहाँ चाइना इंटरवेन करना चाहेगा और वहाँ उसको इकोनॉमिक एड के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वहाँ डेवलप करके वो आप कह सकते हैं नेपाल को अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर। तो ये भी इंडिया के लिए एक जो है चैलेंज है। साथ ही जो वेस्टर्न कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन हो, उनका बहुत सारा जो आप कह सकते हैं कि जो NGO है, वहाँ का सिविल सोसाइटी ग्रुप है या मानवाधिकार का जो संगठन है, वो वहाँ पर पहले से जो है आपका एक्टिव हो रहा है और उसको उस तरीके से प्रेरित कर रहा है या उसके लिए काम कर रहा है कि जो है एक अच्छा लोकतंत्र नेपाल में चले। तो क्योंकि इंडिया का पॉलिसी है कि नेबर हुज फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी पहले का जो नीति है, उसमें आप कह सकते हैं कि अन्य लोग भी, अगर अन्य स्टेक होल्डर आएंगे तो इंडिया का प्रभाव कमेगा और इंडिया इस चीज़ को, इंडिया को जो आप कह सकते हैं प्रोएक्टिवली जो है इसमें स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जो है आपका
जब इकोनॉमिक जो, क्योंकि फ्लो कम हो, भारत का बहुत सारा जैसे राइस है या अन्य जो मटेरियल्स है वो आपका जो है एक्सपोर्ट होता है नेपाल में, तो अगर उस तरीके का चीज़ रहेगा तो आपका डिस्टर्ब होगा। साथ ही जो नेपाली जो श्रमिक होते हैं, भारत का जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ही हेल्प करते हैं, और इस तरीके का अगर डिस्टर्बेंस रहेगा तो इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि हम लोगों के लिए, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है या किस तरीके से इसको डील करना चाहिए ताकि इस तरीके का जो इशू आया उसको सोल्व कर सके, प्लस जो है भारत किस तरीके से अलर्ट रह सकता। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें पॉलिटिकल, अगर उसमें देखें तो जो सार्क है, जो एसोसिएशन है, उसको एक्टिव करने का ज़रूरत है ताकि किसी भी तरीके से जो रीजनल जो कॉरपोरेशन होता है, मान लिया किसी कंट्री में कुछ तरीके का हो रहा है तो भारत जो है उसको लीड कर सकता है, उसको चाहे वो फाइनेंशियल एड देने की बात हो या वहाँ बेरोजगारी का अगर कोई चीज़ है तो किस तरीके से भारत उसको कोऑपरेट कर सकता है, इकोनॉमिक हेल्प दे सकता है। देखिए ये सारा सॉल्यूशन तब अच्छे से होगा जब नेपाल में एक जो है फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हो जाए और वो चुनी हुई सरकार सत्ता में रहे। वहाँ लास्ट पिछले 15-17 सालों में 13 सरकारें बदल गई है, तो यह भी एक फ्रिक्वेंट जो वहाँ पर इनस्टेबिलिटी है वह भी एक मेन कारण है, कोई भी पॉलिसी जो है लंबे समय रन नहीं कर पाए। तो भारत, आपको पता है कि जो भारत का लोकतंत्र है मजबूत है, प्लस यहाँ का जो चुनाव आयोग है, इतने बड़े कंट्री का बहुत सक्सेसफुली चुनाव कराने का एक्सपीरियंस है, तो भारत अपना चुनाव कराने का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है, गाइड कर सकता है, ताकि वहाँ फ्री तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हो सके और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो फिर उन चीज़ों को लीड करे। तो भारत को ये स्टेप जो है लेना चाहिए, प्लस जो है फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करना चाहिए। जो बॉर्डर इशू है, बॉर्डर इशू जो है आपको जो सामान्यतः हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि अगर जो भी एंट्री हो रहा है, अगर किसी व्यक्तिगत का है तो बायोमेट्रिक पहचान हो, अगर कोई डिजिटल ट्रैकिंग हो, जो भी व्हीकल्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है तो डिजिटल ट्रैकिंग हो। ठीक है, जो ड्रोन से हम लोग सर्विलांस करें उसका मॉनिटरिंग हम लोग करें। ठीक है, उसके साथ ही जो है सीमा पर जो है हम लोग अतिरिक्त बल जो है दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वहाँ पर अगर बेरोजगारी है तो उस योजना के तहत जो है हम लोग वहाँ जो है प्रशिक्षण दे, क्योंकि अगर स्किल्ड वर्कर रहेंगे तो उसको कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि उससे बढ़ेगा, तो उससे ये सारा इशू जो है आपको कम होगा जो इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर हम लोग साथ ही जो अगर वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट के अन्य जो सोर्सेस है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में वहाँ अधिक सोर्सेस है, टूरिज्म में अधिक सोर्सेस है, वहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जाए कि स्टार्टअप किया जाए, इंटरप्रेन्योरशिप किया जाए, इंडिया उसके लिए जो है आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे। दोनों कंट्री के बीच में एजुकेशन को लेके जो है समझौता किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है, वहाँ के लोग यहाँ के जो भी हायर यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेजेस है वहाँ पर आके पढ़ाई करें, स्किल डेवलप करें, ताकि नेपाल का भी विकास जो है इंडिया के हित में ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगर भू राजनीतिक संतुलन यानी जियो स्ट्रेटेजिक संतुलन की बात करें तो हम लोगों का आप देखिए लंबे समय से एक जो है कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से दोनों का संबंध रहा, उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पता है कि आपको बहुत सारा जो हिंदुइज्म के जो टेम्पल्स हैं एक दूसरे के कंट्री में, तो लोग का आना जाना भी रहता है, सांस्कृतिक जो है लिंकेज भी रहता है। साथ ही जो नेपाल का जो थिंक टैंक है या वहाँ के जो रिसर्च एसोसिएशन है, उसी तरीके से इंडिया का जो आपका थिंक टैंक है, उन दोनों के बीच जो है बातचीत होना चाहिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी को जो है बराबर यूज करना चाहिए, इवन टॉप लेवल पर भी जो है बातचीत जो है आपको होना चाहिए। ठीक है, और नेपाल को जो है, नेपाल के साथ जो हम लोगों का व्यापार है उसको जो है अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और नेपाल में जिस तरीके से चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का में सहयोग कर रहा है, उसी तरीके से भारत को भी वहाँ पर करना चाहिए, ताकि जो स्पेस अगर जो नेपाल में है वो किसी भी तरीके से, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो या फिर जो है आपका चाइना हो, वो उन स्पेस को ना ले। ये बिहार के लिए लास्ट में है, तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि बिहार एक नेबरिंग स्टेट है नेपाल का, तो यहाँ भी हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग जो है वहाँ पर इंडिया के स्तर पर किए हैं, उसी तरीके से इंडिया बिहार के लिए भी कुछ स्पेशल विशिष्ट है कि बिहार और नेपाल का जो है एक तरीके से हम लोग युवा मंच टाइप से डेवलप हो, ताकि जो शैक्षणिक आदान प्रदान है वो चीज़ें हम एक दूसरे के साथ जो है हम लोग कर सके, जो रिसर्च की भी जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज हो सके।
साथ ही जैसे बिहार में 50% जो है रिजर्वेशन है, उसी तरीके का आप नेपाल में भी, क्योंकि वहाँ भी जेंडर इनइक्वालिटी का बहुत इशू है, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी तरीके से इंस्पायर जो है वहाँ पर जो है किया जा सकता है। बिहार किस तरीके से जो है जेंडर इक्वलिटी की तरफ मूव हुआ, तो ये सारा एक्सचेंज जो कर सकता है बिहार में किस, या जैसे ITI है, या फिर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जो रास्ता है वो नेपाल में जो है, उसके लिए किस तरीके से इंडिया गए, यानी बिहार के स्पेशली हिस्से में अगर जो है किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो सिमिलर एक्सचेंज किया जा सकता है। कुछ चीज़ें नेपाल से, कुछ चीज़ें बिहार से आपस में जो है एक्सचेंज किया जा सकता है, ताकि उनका जो है जो भी यूथ है उनका कौशल विकास हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके, और एम्प्लॉयमेंट का उनके लिए जो है रोजगार जो है आपका ये कर सके। सरकार के स्तर पर जो है बातचीत होना चाहिए, क्योंकि नेबरिंग स्टेट में सुरक्षा का इशू होता है, अपराध का इशू हो सकता है, ठीक है, तो उसके लेवल पर भी जो है बातचीत जो है उसमें होते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिजिटल शासन का जो वो है एक पहल होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी चाहे वो भ्रष्टाचार का जो इशू होता है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करने का गवर्नमेंट सर्विस का है, वो डिजिटल माध्यम से करें। युवा जनरेशन उससे अधिक प्रभावित भी होगा, बहुत इजीली उन चीज़ों का हैंडल कर सकता है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आप ट्रांसपेरेंट हो सकता है, एप्लीकेशन डेवलप किया जा सकता है, अगर कहीं पर है तो शिकायत का जो ग्रीवांस जो होता है उसको तुरंत से तुरंत रिड्यूसल करने का मैकेनिज्म में मॉनिटरिंग बनाया जा सकता है। तो इस तरीके का चीज़ जो है किया जा सकता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है अगर जहाँ जिस आपको, क्योंकि जनरेशन जेड का एक रहता है, तो क्लाइमेट रिजिलियंट जो एग्रीकल्चर है उसको भी प्रमोट करने का ज़रूरत है, ताकि जो है वहाँ के सारे लोग तो सरकारी जॉब में नहीं आएंगे, तो जो वहाँ कृषि में जो इंगेज रहेंगे वो उनका जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है प्रभावित ना हो, ठीक है। तो ये हम लोग जो है आज बहुत ही डिटेल से जो है हम लोग इस टॉपिक को कवर किए। इसमें कोशिश किए हैं कि आपका मेंस से लेके आपका इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का अगर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इतना के बाद आप उम्मीद करेंगे कि आप इजीली बता दीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब का एक सीमा होता है कि एक समय से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही जो है जो भी वीडियो बनाते हैं उनका एक मोटिवेशन रहता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। थैंक यू।